हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 विकास। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अंतर्गत अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, समझेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए, डार्विन के चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में देखे गए प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण कीजिए। तो उत्तर देखिए, रोगजनक जीवाणुओं के विरुद्ध प्रतिजैविक अत्यंत प्रभावी होते हैं। जो रोगजनक जीवाणु होते हैं, प्रतिजैविक जीव, उनके विरुद्ध बहुत ही अत्यंत प्रभावी होते हैं। किंतु किसी नए प्रतिजैविक के विकास के 2 से 3 वर्ष पश्चात नए प्रतिजैविक प्रतिरोधी समष्टि में प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी एक जीवाणुवीय समष्टि में एक अथवा कुछ ऐसे जीवाणु उत्परिवर्तन युक्त होते हैं जो उन्हें प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधी बनाते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोधी जीवाणु तेजी से गुणन व उत्तरजीविता करने लगते हैं। शीघ्र ही प्रतिरोधकता प्रदान करने वाले जीन दूर दूर तक फैल जाते हैं व संपूर्ण जीवाणु समष्टि प्रतिरोधी बन जाते हैं। कुछ अस्पतालों में प्रतिजैविक प्रतिरोधी पनपते रहते हैं क्योंकि वहां प्रतिजैविकों का अत्यधिक प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। समाचार पत्रों और लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों से विकास संबंधी नए जीवाश्मों और मतभेदों की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो उत्तर देखिए, जीवाश्म चट्टानों से प्राप्त आदिकालीन जीवधारियों के अवशेष या चिन्ह होते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, अर्थात जीवाश्म विज्ञान में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व के जीवधारी के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान में क्या होता है, जो जीव विलुप्त हो गए हैं लाखों करोड़ों वर्ष पहले, उन जीवों का अवशेष जो है, उनसे जो अवशेष मिलते हैं, उनकी कुछ हड्डियां, कंकाल आज मिलते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान वैज्ञानिकों के अध्ययन का स्पष्ट होता है कि जीवाश्म वैज्ञानिकों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि किस काल में किस प्रकार के जीवधारी पृथ्वी पर उपस्थित थे। चट्टानों और पृथ्वी की परतों में दबे जीवाश्मों को खोदकर निकाला जाता है। इन चिन्हों या अवशेषों से जीवधारी की संरचना का परिकल्पना की जाती है। आगे देखिए, चट्टानों की आयु ज्ञात करके जीवाश्मों की अनुमानित आयु भी ज्ञात कर ली जाती है। अतः वैज्ञानिक जीवाश्मों को जीव विकास के सशक्त परिणाम मानते हैं। जीवाश्मों के सबसे परिचित उदाहरण आर्कियोप्टेरिक्स तथा डायनासोर हैं। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे। मीसोजोइक युग में पृथ्वी पर साम्राज्य स्थापित था। इस युग को सरीसृप का स्वर्ण युग कहा जाता है। भिन्न आयु की चट्टानों से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवधारियों के जीवाश्म पाए गए हैं, जो कि संभवतः उस चट्टानों के निर्माण के दौरान उनमें दब गए। वे विलुप्त जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर जीवन को स्वरूप बदलता है। इथोपिया तथा तंजानिया से कुछ मानव जैसी अस्थियों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। मानव पूर्वज के जीवाश्म से मानव विज्ञान का इतिहास ज्ञात हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। देखिए, प्रश्न 3 क्या है, प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए उत्तर, प्रजाति आकारिकी रूप से प्रथम व प्रजनन रूप से विलगित व्यक्तियों की एक या ज्यादा प्राकृतिक समष्टि होती है, जो एक दूसरे से अत्यधिक मिलती जुलती हैं तथा आपस में एक दूसरे के बीच स्वतंत्र रूप से प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। मानव विकास के विभिन्न घटकों का पता कीजिए। संकेत देखिए, मस्तिष्क और कार्य, कंकाल संरचना, भोजन की पसंदगी। तो देखिए उत्तर इसका, लगभग 16 मिलियन वर्ष पूर्व यानी पहले ड्रायोफिथिकस तथा रामाफिथिकस प्राइमेट्स विद्यमान थे। इनके शरीर पर भरपूर बाल थे तथा ये गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। देखिए, लगभग 1600 मिलियन वर्ष पहले ड्रायोफिथिकस तथा रामाफिथिकस कौन थे, विद्यमान रहते थे। इनका शरीर किसकी तरह था, पूरा बाल से भरा रहता था। ये गोरिल्ला और चिंपैंजी के जैसे चलते थे।
इनमें ड्रायोफिथिकस वन मानुष जैसे और रामाफिथिकस मनुष्यों जैसे थे। इथोपिया तथा तंजानिया में अनेक मानवीय विशेषताओं को प्रदर्शित करते हुए जीवाश्म प्राप्त हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे वानरगढ़ यानी बानर बंदरगढ़ प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते थे। ये लगभग 4 फुट लंबे थे और सीधे खड़े होकर चलते थे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथियन अर्थात कि आज मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों पर विचरण करता था। होमो हैबिलिस को प्रथम मानव जैसी प्राणी के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, होमो इरेक्टस के जीवाश्म लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं। इसके अंतर्गत जावा मानव, पैकिंग मानव, एंटार्क्टिक मानव आते हैं। प्लीस्टोसीन युग के अंतिम काल में होमो सोपियंस यानी वास्तविक मानव ने होमो इरेक्ट का स्थान ले लिया। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नॉन मानव एवं वर्तमान मानव आते हैं। मानव विकास के विभिन्न घटक। देखिए, विकास के अंतर्गत उपार्जित निम्नलिखित विशिष्ट घटकों लक्षणों के कारण मानव का विकास हुआ। नंबर 1 देखिए, किसके कारण क्या है? द्विपाद चलन। मानव पिछली टांगों की सहायता से चलता है। अग्रपाद भुजाएं अन्य कार्यों के लिए उपयोग करता है। पश्चपाद लंबे और मजबूत होते हैं। देखिए, मानव जो होता है पिछली 2 टांगों की सहायता से चलता है और इसकी जो आगे वाली 2 भुजा होती हैं काम के लिए उपयोग की जाती हैं। इसका पिछला जो पैर होता है, भुजा होता है पिछला, ये दोनों मजबूत और लंबे होते हैं। दूसरा देखिए, सीधी मुद्रा। इसके निम्नलिखित परिवर्तन हुए सीधी मुद्रा के। देखिए, टांगें लंबी होती हैं, धड़ छोटा तथा वक्ष चौड़ा होता है। टांगें जो होती हैं लंबी होती हैं और धड़ जो होता है छोटा होता है। वक्ष यानी सीना जो होता है चौड़ा होता है। कशेरुकी दंड में लंबर कशेरुकियों की संख्या 4 से 5 होती है। त्रिक कोशिकाएं समेकित होती हैं। कशेरुक दंड में कटिस आधान होता है। श्रोणी मेखला चिलमचीनुमा होती है। खोपड़ी कशेरुक दंड पर सीधी सधी होती है। महारंध्र नीचे की ओर होता है। तीसरा देखिए नंबर, चेहरा, फेस। मानव का चेहरा उभर कर सीधा रहता है। इसे आर्थोनेक्स कहते हैं। मानव में जो भौं होती है, भौं हल्का उभरी होती है। जो आंख के ऊपर भौं होती है हल्की उभरी हुई होती है। चौथा नंबर देखिए, दांत। सर्वाहारी होने के कारण अविष्टकृत होते हैं। इनकी संख्या 32 होती है। जो दांत होता है, मानव सर्वाहारी है। पहले तो शाकाहारी था, अब सर्वाहारी हो गया है। मांस भी खाता है और हरी भरी सब्जियां भी खाता है। मानव पहले शाकाहारी था, बाद में सर्वाहारी हो गया। 5वां नंबर देखिए, वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता। मानव के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो गए। जो हाथ थे उन्होंने वस्तुओं को पकड़ने के लिए काम में लाया। अंगूठा सम्मुख हो जाने के कारण वस्तुओं को पकड़ने में व उठाने में क्षमता का विकास हुआ। देखिए, अंगूठा पहले है तो अंगूठे से ज़्यादा, जिस प्रकार से अगर अंगूठा नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को आप उतनी मजबूती से नहीं पकड़ पाएंगे। तो अंगूठा पहले होने के कारण, आगे होने के कारण उन्होंने क्या किया, वस्तुओं को पकड़ने और उठाने की क्षमता का विकास हुआ। छठा देखिए, मस्तिष्क व कपाल क्षमता। पर मस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क सुविकसित होता है। कपाल क्षमता लगभग 1450 सीसी होती है। शरीर के भार व मस्तिष्क के भार का अनुपात सबसे अधिक होता है। मस्तिष्क के विकास होने के कारण मानव का बौद्धिक विकास चरम सीमा पर पहुंच गया। इसमें अक्षरबद्ध वाणी, भावनाओं की अभिव्यक्ति, चिंतन, नियोजन एवं तर्क संगता की अपूर्ण क्षमता होती है। दूसरा 7वां देखिए, द्विनेत्री दृष्टि। द्विपाद गमन के फलस्वरूप इसमें द्विनेत्री तथा त्रिबिंबदर्शी दृष्टि पाई जाती है। 8वां देखिए, जनन क्षमता। जनन क्षमता में कमी, शरीर पर बालों की कमी, घ्राण शक्ति में कमी, श्रवण शक्ति में कमी आदि अन्य विकासीय लक्षण हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। इंटरनेट या लोकप्रिय विज्ञान लेखों से पता कीजिए कि क्या मानवोत्तर किसी प्राणी में आत्म संचेतना थी। तो उत्तर देखिए, प्रकृति उपयुक्तता को चुनती है
तथाकथित उपयुक्त प्राणी की विशिष्टताओं पर आधारित होती है, जो वंशानुगत होती है। अतः चयनित होने तथा विकास हेतु निश्चित ही एक आनुवंशिक आधार होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि वे जीवधारी प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने से बेहतर अनुकूलित होते हैं। अनुकूल क्षमता वंशानुगत होती है। अनुकूलन के लिए प्राणियों की आत्म संचेतना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अनुकूलनशीलता एवं प्राकृतिक चयन को अंतिम परिणाम उपयुक्तता जीव वैज्ञानिकों के अनुसार अनेक प्राणियों में मानवेतर आत्म संचेतना पाई जाती है। आगे देखिए 6वां प्रश्न देखिए, इंटरनेट अंतर्जाल तंत्र संसाधनों का उपयोग करते हुए आज के 10,000 और उनके विलुप्त जोड़ीदार की सूची बनाइए और दोनों के नाम दीजिए। देखिए इंटरनेट साधनों का उपयोग करते हैं यानी इंटरनेट यानी मोबाइल कंप्यूटर किसी भी चीज़ का उपयोग करते हुए आप 10 जानवर का नाम लिखिए और उससे जो उनके जोड़ीदार जो थे जो विलुप्त हो गए हैं उनके जैसे दिखने वाले। तो देखिए हमने लिखा है एक तरफ आधुनिक प्राणी और एक तरफ जोड़ीदार विलुप्त प्राणी जो विलुप्त हो गए हैं। तो देखिए नंबर 1 मेढक सदृश आधुनिक उभयचर, मेढक जैसे दिखने वाला आधुनिक उभयचर जो क्या था सीलाकैंथ। दूसरा नंबर है आधुनिक सरीसृप छिपकली मगरमच्छ, जो छिपकली और मगरमच्छ होते हैं। देखिए ये किसके इसका जोड़ीदार कौन था जो विलुप्त हो चुका है, सेमोरिया। तीसरा है आधुनिक पक्षी, तो आधुनिक पक्षी के जैसे कौन दिखता था, आर्कियोप्टेरिक्स। और फिर चौथा है देखिए होमोसेपियंस, सेपियंस आधुनिक मानव। तो देखिए ये किसके जैसा दिखता था, जो इसके जैसा कौन था जोड़ीदार इसका, क्रोमैग्नॉन मानव। पांचवा है घोड़ा, तो देखिए इसके जैसा कौन था, इयोहिप्पस। और फिर देखिए छठा है कंगारू, कंगारू था। और फिर देखिए कंगारू का जोड़ीदार कौन था जो विलुप्त हो गया है, प्रोटोथीरिया अस्तनी। और फिर 7वां नंबर है कि देखिए उड़न गिलहरी, तो उड़न गिलहरी में का जोड़ीदार कौन था, उड़न फैलेंजर। 8वां है शिशुधानी चूहा, शिशुधानी चूहा, तो इसमें था जोड़ीदार इसका कौन था, चूहा। 9वां है चींटी खोर और इसका विलुप्त पर जोड़ीदार है नम्बैट। और 10वां है लीमर, इसका जो है जोड़ीदार कौन था, धब्बेदार कसकस। तो इस प्रकार से हो जाएगा 6वां प्रश्न का उत्तर। भाई देखते हैं 7वां, विविध जंतुओं और पौधे के चित्र बनाइए। तो उत्तर में देखिए क्या क्या बना हुआ है हमारा, यहाँ पे है बिच्छू, यहाँ पे है तारा मछली यानी स्टारफिश, यहाँ पे है मक्खी हाउस मक्खी मतलब हाउस फ्लाई घर की मक्खी जो होती है। और यहाँ पे देखिए क्या है, सर्प यानी कोबरा लिखा हुआ है, पिजन यानी कबूतर, यहाँ पे है देखिए दरियाई घोड़ा। और यहाँ पे दरियाई घोड़ा नहीं समुद्री घोड़ा, से पता नहीं क्या नाम है इसका। और इसके बाद देखिए यहाँ पे है मानव, यहाँ पे देखिए चिंपैंजी, यहाँ पे देखिए क्या है। इसी प्रकार से देखिए कितने बहुत सारे जंतुओं का यहाँ पे चित्र बना हुआ है। और क्या कह रहा है, पौधों का भी चित्र बनाने को बोला, तो यहाँ पे देखिए पौधे का चित्र, विभिन्न प्रकार के पौधे कौन कौन से देखिए, मांस, मशरूम, यहाँ पे फ्रेन, यहाँ पे पिनुस। और फिर क्या है अल्ट्रोरिक्स, यहाँ पे देखिए। तो इस प्रकार से चित्र बना लीजिएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, अनुकूलनी विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन कीजिए। तो देखिए अनुकूलनी विकिरण एक विशेष भूगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूलनी विकिरण कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियाई मार्सपियल शिशुधानी प्राणी विकिरण। देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से चित्र है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार चित्र है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से चित्र चलता जाएगा, आप यहाँ से देखते जाइए किस प्रकार से है। ये सभी जानवरों का यहाँ पे चित्र बना हुआ है बहुत से। भाई देखते हैं आगे, अधिकांश मार्सपियल एक समान पूर्वज से विकसित हुए हैं। सभी मार्सपियल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विकसित हुए हैं। जब एक से अधिक अनुकूलित विकिरण से एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में
प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है, क्या हम मानव विकास को अनुकूलनीय विकिरण कह सकते हैं? तो उत्तर देखिए, नहीं, मानव विकास को अनुकूलनीय विकिरण नहीं कह सकते, क्योंकि होमोसेपियंस की जनक जातियां प्रगामी विकास द्वारा एच हैबिलस एच इरेक्टस वंशज से विकसित हुई हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। देखिए क्या है, विभिन्न संसाधनों जैसे विद्यालय का पुस्तकालय या इंटरनेट तथा अध्यापक से चर्चा करने के बाद किसी जानवर जैसे कि घोड़े के विकासीय चरणों को खोजें। तो देखिए उत्तर इसका, घोड़े का उद्भव लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले पूर्वी उत्तरी अमेरिका में इयोसीन युग में हुआ था। इसके विकास की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इयोहिप्पस। इसका उद्भव इयोसीन युग में हुआ था। इस युग का घोड़ा लोमड़ी जैसा व 30 सेंटीमीटर ऊंचा था। इसका सिर व गर्दन अत्यंत छोटे थे। यह पत्तियां, घास आदि खाता था। इसका अग्रपाद 4 क्रियात्मक अंगुली युक्त तथा, किंतु जो आगे जो उसका पैर था उसमें क्या था, 4 अंगुली थी, 4, और फिर किंतु पश्चपाद में सिर्फ 3 अंगुलियां थी। उसके पीछे वाले पैर में सिर्फ 3 अंगुलियां होती थी। इसका जो उद्भव हुआ था कहाँ हुआ था, इयोसीन युग में हुआ था। तो अगला देखिए दूसरा नंबर, मियोहिप्पस। यह ओलिगोसीन युग का घोड़ा था। इसका आकार भेड़ जैसा था, मतलब लोमड़ी से थोड़ी बड़ा हुआ, भेड़ जैसा था। इसके अग्र व पश्चपाद 3-3 अंगुलियां युक्त थे। मध्य वाली अंगुली अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ी थी, जो संभवतः शरीर का बोझ वहन करती थी। देखिए मियोहिप्पस क्या है, इसका जो है उद्भव किस युग में हुआ था, ओलिगोसीन युग में। इस युग में घोड़े कैसे थे, इनके आगे वाले जो पैर थे उसमें 3-3 अंगुलियां थी, पीछे वाले पैर में भी 3-3 अंगुलियां थी। इनके बीच की अंगुली जो होती थी बड़ी होती थी, उसी पर शरीर का भार रहता था। अगला देखिए तीसरा, मेरिचिप्पस। यह मायोसीन युग का घोड़ा था। यह वर्तमान में टट्टू जितना ऊंचा था। वह दोनों टांगों 3-3 अंगुलियां युक्त थी। देखिए मायोसीन युग का घोड़ा कौन था, मेरिचिप्पस। यह वर्तमान में टट्टू जितना लंबा था। वह दोनों टांगें 3-3 अंगुलियां युक्त होती थी। इनकी सिर्फ मध्य अंगुली ही पृथ्वी तक पहुंचती थी। यह तेज दौड़ सकता था। नंबर चौथा देखिए क्या है, प्लायोहिप्पस। यह प्लायोसीन युग का घोड़ा था। यह एक अंगुली वाला घोड़ा था, इसमें सिर्फ एक ही अंगुली होती थी। इक्वस, पांचवा नंबर है इक्वस। यह प्लास्टोसीन युग का घोड़ा था। इसकी ऊंचाई 1.50 मीटर होती थी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।